श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो प्रश्न नंबर 1 है, राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 कब से संचालित होगा? तो ये संचालित होगा 7 अगस्त 2023 से। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष अपने आप में एक टीकाकरण का अभियान है, मतलब इसमें टीके लगाए जाते हैं। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1985 से भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और भारत में एक कार्यक्रम आता है, वो है मिशन इंद्रधनुष। इसका संबंध भी टीकाकरण से आता है। अर्थात भारत में विभिन्न रोगों के लिए टीकाकरण को लेकर भारत में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। और तथा इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई। कब से हुई इसकी शुरुआत? 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। इसी मिशन टीकाकरण में शुरुआत में 7 रोग थे और इन 7 रोगों का टीका लगता था, लेकिन वर्तमान में 12 रोगों को इसमें शामिल किया गया है। और कितने? 12 ही टीके लगते हैं। और यह अपने आप में यह मिशन इंद्रधनुष अभियान केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है मिशन इंद्रधनुष अभियान? तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस मिशन इंद्रधनुष को और बेहतर तरीके से चालू करने के लिए अपने यहाँ पर आ जाता है सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान। कौन सा आ जाता है? सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान। और इसको और बेहतर तरीके से क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। इसमें टीकाकरण की लक्ष्य दर को भी बढ़ाया जाएगा। किसको बढ़ाया जाएगा? टीकाकरण की लक्ष्य दर को बढ़ाया जाएगा और ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच को सुलभ बनाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें पहुंच और ज्यादा से ज्यादा लोग टीके लगवाए और टीकों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और इस सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का संचालन वर्ष 2018 में हुआ। किसमें हुआ? वर्ष 2018 में हुआ था। ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। किसके द्वारा संचालित है? सघन मिशन इंद्रधनुष केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम था। और अब इसका 5.0 वर्जन आया है, 5.0। और इसका संचालन राजस्थान में कब से होगा? तो इसका 5.0 का संचालन राजस्थान में 7 अगस्त 2023 से होने वाला है। और इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स? इसमें 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे तथा इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शामिल किया जाता है और उन सबका टीकाकरण किया जाता है स्टूडेंट्स। और इन सबका क्या है, इनकी सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और गांव-गांव में ये अभियान चलाया जाता है। जो टीकाकरण के लिए जो टीमें होती है वो गाँवों में भी जाती है। आपने देखा होगा गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों पे ANM GNM द्वारा टीके लगाए जाते हैं और वो निरीक्षण भी किया जाता है। और ये सब टीकाकरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाता है। इसलिए क्या है, लोगों की इसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। और पहले मिशन इंद्रधनुष के तहत तो 7 ही टीके आते थे, लेकिन अब कितने टीके कर दिए? 12 टीके कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कजाकिस्तान में हुई दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक आयरन मैन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये आयरन मैन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? राजपाल गिला ने जीता। तो स्टूडेंट्स, कजाकिस्तान में हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई और इसका नाम आयरन मैन है। इसको आयरन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भाग लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन दिया जाता है वो बहुत ही टफ होता है। बहुत ही टफ टास्क दिया जाता है जो जिसको पूरा करना बहुत कठिन होता है। इसको वो ही पूरा करता है जो बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत होता है। और इसके अंदर होता क्या है कि पहले तो इसमें 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग कराई जाती है। हम लोग 3.8 किलोमीटर चलते हैं, उसमें हमारी दम निकल जाती है। तो इसमें पहले 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है। कितने मीटर की? 180 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाती है। और उसके बाद 42.2 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो इतनी
जो एक के बाद एक तुरंत मतलब इन चीज़ों में ऐसे नहीं कि भाई एक स्विमिंग करके गैप ले लिया फिर बैठ गए आराम कर लिया फिर साइकिलिंग की फिर दौड़ की, ऐसा नहीं, लगातार। तो इसलिए इसको आयरन मैन की कहा जाता है इस प्रतियोगिता को। क्यों? क्योंकि इसमें वही भाग ले सकता है जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, अपने आप में कहते हैं ना कि आयरन मैन हो, इसलिए इस प्रतियोगिता का नाम ही ये है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 जुलाई 2023 को हुआ था। इसका विजेता राजपाल गिला बना। कौन बना? राजपाल गिला बना। और इनका संबंध राजस्थान से है। और राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। और स्टूडेंट्स, जर्मनी में भी एक बार आयोजित हुई थी, पिछली साल आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, आयरन मैन की प्रतियोगिता। तो उसकी विजेता शिवांगी सारडा थी। कौन थी उसकी विजेता? शिवांगी सारडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई 2023 को सीकर में किस योजना की शुरुआत करेंगे? तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 27 जुलाई 2023 को सीकर में पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत करेंगे। तो हमारे जो पीएम है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो वो राजस्थान में कब कब यात्रा पर आए, इसका भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। और उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन कौन कौन से किए, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे पीएम राजस्थान यात्रा पर सबसे पहले यहाँ आए दौसा में, और दौसा की इन्होंने यात्रा की। जब इन्होंने क्या किया था? दिल्ली मुंबई 6 लेन है ना, दिल्ली मुंबई 6 लेन हाईवे, उसका उद्घाटन किया था। और फिर इसके बाद हाल ही में वो कहाँ आए थे? बीकानेर में आए। और इन्होंने बीकानेर में क्या किया? अमृतसर से जामनगर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। क्या किया था बीकानेर में? अमृतसर से जामनगर तक का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया था। और जब बीकानेर में आए थे जब ही उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था। एक बार ये भीलवाड़ा में आए थे, और भीलवाड़ा में कब आए थे? देवनारायण जयंती के अवसर पर 1111वीं जयंती थी जब। और फिर उसके बाद ये मानगढ़ धाम पर भी आए थे। मानगढ़ धाम पर धूलि वंदना कार्यक्रम के तहत ये आए थे। और इसके अलावा ये नाथ द्वारा राजसमंद में आए थे। और जो पीएम मोदी है उनके वर्चुअल कार्यक्रम भी हुए हैं। उनमें सबसे पहले जयपुर में वंदे भारत ट्रेन थी, जो कि जयपुर में वंदे भारत ट्रेन थी, वह राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन थी, उसकी शुरुआत की। और फिर इसकी शुरुआत अजमेर से दिल्ली तक की गई थी, अजमेर से दिल्ली तक। और दूसरी राजस्थान की सेकंड वंदे भारत ट्रेन जो जोधपुर से साबरमती तक जाती है, और इसका भी वर्चुअली उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। एक बार ये माउंट आबू में आते हैं, यहाँ वर्चुअली माउंट आबू में आए मतलब, और इन्होंने यहाँ पर जल जन अभियान की वर्चुअली शुरुआत की थी। अब पीएम मोदी जी सीकर में 27 जुलाई 2023 को आ रहे हैं। कब आ रहे हैं पीएम मोदी जी राजस्थान में? तो 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर जिले में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में वह 2 कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। सीकर जिले में कौन से 2 कार्यक्रमों का संचालन करेंगे? एक तो किसान सम्मान निधि योजना जो चालू है, केंद्र सरकार की योजना है किसान निधि सम्मान योजना, जिसकी 14वीं किस्त की राशि का भुगतान करने वाले हैं इस कार्यक्रम में वो। और इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। कौन सी योजना की? किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। और इसमें कहा कि किसान को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक किसान को कितने रुपए दिए जाएंगे? सालाना 6,000 रुपए। और वो दिए जाएंगे 3 किस्तों में, और ये किस्तें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें बनने वाली है। और 1 दिसंबर 2018 से अब इनकी 14वीं किस्त आ रही है। अब इनका भुगतान 27 जुलाई को सीकर में मोदी जी करने वाले हैं। दूसरा एक नई योजना की शुरुआत भी करेंगे, एक नई योजना की शुरुआत करेंगे, और उसका नाम क्या है? पीएम प्रणाम योजना। अब जो ये पीएम प्रणाम योजना है इसके बारे में जो तथ्य है उनको आगे बताया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ इतनी ही घोषणा की गई है
कि पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें राज्य के 3 खिलाड़ियों ने जीता मिलकर पदक। एक तो अभिनव शर्मा है, दूसरा गौरांशी शर्मा और तीसरा पीयूष है। कौन है तीसरा? पीयूष है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा ब्राजील में वर्ष 2022 में भी एक टूर्नामेंट हुआ था, और वो कौन सा टूर्नामेंट था? डेफ ओलंपिक। इसमें हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर अपना परचम लहराया था, जिसमें अभिनव शर्मा, इनका संबंध जयपुर से है और इनका गेम है बैडमिंटन। और यहाँ पर इस डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा ने 2 गोल्ड एवं 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके बाद में सरकार द्वारा इन्हें कितनी राशि दी गई थी? तो सरकार द्वारा इनको 3 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। उसके बाद आती है गौरांशी शर्मा, और गौरांशी शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो गौरांशी शर्मा का संबंध कोटा जिले से है, तथा इनका खेल था बैडमिंटन, और ये एक गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और इनको भी सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई थी? तो इनको सरकार द्वारा 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। और तीसरी थी वेदिका शर्मा, और वेदिका शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध बीकानेर जिले से है, और इनका गेम था 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंतर्गत ये कौन सा मेडल लेकर आई थी? तो ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, और राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। इस तरीके से इन तीनों ने मिलकर कितने रुपए जीते थे? तो 7 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा इन तीनों को दिए गए थे। अब क्या हुआ है कि इसी ब्राजील में एक छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, और इसमें भारत ने मिक्स इवेंट में गोल्ड जीता है। मिक्स इवेंट में मतलब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ खेल के मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, जिनमें अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा व पीयूष सम्मिलित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान चौथा राज्य बना है ऐसा करने वाला। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करें कि राजस्थान विधानसभा की इसमें 18 जुलाई 2023 को एक विधेयक पारित हुआ। कब हुआ विधेयक पारित? 18 जुलाई 2023 को, और इसका नाम है राकोका। राकोका का फुल फॉर्म है राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2023 आता है, और इसको हिंदी में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 कहते हैं। ये मकोका की तर्ज पर है। मकोका कहाँ स्थित है? तो मकोका महाराष्ट्र में है, और यह ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान देश का चौथा राज्य बना है। और ये सबसे पहले कहाँ लाया गया था? ये कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में लाया गया, फिर गुजरात में लाया गया, उसके बाद ये कर्नाटक में लाया गया था, और राजस्थान अब ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अब इसमें कुछ सजा के प्रावधान की बात की गई है इस के अंतर्गत। तो सजा की बात की गई है, तो इसमें क्या है कि जैसे कोई संगठित अपराध मतलब 3-4 जने की एक गैंग मिलकर कोई अपराध करती है जिसमें मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो इसके अंतर्गत उसको उस संगठित अपराध करने वाले लोगों को क्या सजा दी जाएगी? आजीवन कारावास, प्लस आजीवन कारावास के साथ साथ उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। और इसके अलावा संगठित अपराध कानून में यदि कोई अपराधी अपराध करता है और ऐसी स्थिति में मतलब उसके अपराध करता है, चाहे किसी को धमकी देता है, मारपीट करता है, तोड़ा फोड़ी करता है, तो इसके अंतर्गत उसको क्या होगी? कम से कम 5 साल की सजा होगी, और 5 साल की सजा के साथ साथ उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन इसके अंतर्गत एक मतलब शर्त ये है कि इस केस को डीसीपी स्तर का अधिकारी मतलब इसकी एफआईआर जो दर्ज करता है वो ही दर्ज कर सकता है, कोई और इसमें इसको दर्ज नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान कहाँ से चलाया जाएगा?
तो एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान बीकानेर जिले से चलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह पहल बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा की गई है और यहाँ के जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल जी। और इस जिला प्रशासन द्वारा कहा कि स्कूल में जिस दिन नो बैग डे मतलब यानी शनिवार के दिन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की बात सिखाई जाएगी और बच्चों से मतलब एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान मतलब एक विद्यार्थी से एक पौधा लगवाया जाएगा। और यह इस अभियान की शुरुआत बीकानेर जिले से ही की जाएगी। इसके साथ ही आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। मैं कल कुछ आपके लिए नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगी। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।